हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है सेल। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, जो कि हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर किया, जिसमें हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किस किस ने सेल को डिस्कवर किया। साथ ही हमने जाना कि सेल किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी होती हैं और किसका क्या यहाँ पे फंक्शन होता है। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा जो चैप्टर है वो फिर से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा और आप जानेंगे कि आपने इस पूरे चैप्टर में कितना समझा है, कितना आपको यहाँ पे जो चैप्टर है सेल है उसके बारे में आपको पता लगा है और किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है और आपने क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, सही ऑप्शन को आपने चूज करना है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 एमसीक्यू आते हैं और आपने देखना है कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो इसका मतलब आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है विच प्लास्टिड आर कलरलेस, यानी कि कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। हमने प्लास्टिड के बारे में बात की थी जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में, जो कोशिका है, कोशिका अंगकों के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने प्लास्टिड के बारे में भी बात की थी। तो आप लोग मुझे बताइए, जीआईसी पाखू आवाज आ रही है आपको तो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, आ रही है। बच्चे माइक लीजिए अपना, कोई भी डरेगा नहीं। मुझे बस आपसे ये पूछना है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, आपको क्या यहाँ पे आता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। हेलो मैम। हेलो बच्चे, आपका नाम क्या है? मैम रिया। रिया। रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 8th की। अच्छा, आप लोग 8th के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास क्या आ रखा है, आपसे पूछा गया है कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, यानी कैसे कौन से प्लास्टिड होंगे जिनमें रंग होता ही नहीं है। उससे पहले आपको प्लास्टिड के बारे में पता होना चाहिए कि प्लास्टिड किसे कहते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लास्टिड की। ठीक है, सबसे पहले तो प्लास्टिड कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने कहा प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं और दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और नेक्स्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट। इतनी बात क्लियर है। प्लास्टिड में क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें रंग पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट होंगे, क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट हैं उनमें क्या है, रंगीन होते हैं। अब रंगीन होते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रोमोप्लास्ट का आप नाम बताइए, तो देखिए जब भी प्लांट्स की बात होगी और प्लांट्स की पिगमेंट की बात होगी तो पिगमेंट से आपको क्या याद आना चाहिए, क्लोरोफिल याद आना चाहिए। क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा प्लास्टिड दो प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। अब क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, यानी कि इनमें कलर पाया जाता है। अब हमने कहा एक क्रोमोप्लास्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो ये होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम क्या है, हरित लवक। अब नाम ही बता रहे हैं हरित लवक, यानी कैसा होगा, हरे कलर का होगा। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप कहेंगे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे अगर क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होंगे, रंगहीन होंगे।
रंगहीन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कैसे होंगे? व्हाइट होंगे, कलरलेस होंगे। अब हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, तो क्या करते हैं ये? संग्रह का कार्य करते हैं, स्टोरेज का कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो वेस्ट मटेरियल है, ये सारी चीजें कहाँ पे संग्रह करते हैं? जो ल्यूकोप्लास्ट है वहां पे स्टोर होते हैं। आपको अपना आंसर मिल गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन आ रखा है कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, तो कौन से हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा कह रहा है ल्यूकोप्लास्ट, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव और लास्ट कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए? जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर होना चाहिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या होते हैं? यहाँ पे कलरलेस होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? आपने क्या करना है? अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा? हमने कहा प्लास्टिड यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट और यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और एक जो पिगमेंट का नाम हमारे पास आया है वो है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऑप्शन में हमारे पास क्रोमोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल है उसे हम क्लोरोप्लास्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगर हमसे यहाँ पे सिर्फ पूछा जाए कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो रंगीन होते हैं, और अगर क्लोरोप्लास्ट के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाए तो वो क्या होगा? यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंज कलर व्हेन इट रिपन, द रीजन बीइंग, यानी कि कच्चा हरा फल पकने पर इसका रंग बदल जाता है, इसका क्या कारण होता है? आपने देखा होगा जो फल कच्चे होते हैं तो उनका कलर कुछ और रहता है, जैसे मोस्टली वो कैसे होते हैं? वो हरे कलर के दिखाई देते हैं। जैसे ही फल पकता है तो या तो वो लाल कलर के हो जाते हैं या पीले कलर के हो जाते हैं, यानी कि क्या हो रहा है? फल पकने के बाद यहाँ पे रंग बदल रहा है। तो इसके जो रीजन है वो हमारे पास पूछे गए हैं। पहला कह रहा है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोफिल, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है। देखिए हमने क्या बात की है, अगर हम यहाँ पे जाए तो हमने बात की है कि यहाँ पे जो प्लास्टिड हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरा प्रकार भी यहाँ पर आ जाता है जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। तो अगर हम रंग के बेसिस पे देखें तो हमने कहा क्रोमोप्लास्ट है जिसमें रंग है, ल्यूकोप्लास्ट है जिसमें रंग नहीं है, और तीसरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट आ रहा है जिसमें क्या होते हैं? कलर आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या होता है कि जो फल हैं वो कच्चे जब होते हैं तो उनका रंग कुछ और रहता है, और फल पक जाते हैं तो उनका रंग कुछ और हो जाता है। तो इसका क्या रीजन है? पहला ऑप्शन कह रहा है जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्रोमोसोम चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। लास्ट कह रहा है नन ऑफ द अबव। अब देखिए सबसे पहले जहाँ पे क्रोमोसोम है हम उसे हटा देंगे, क्योंकि हम क्रोमोसोम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में वहीं पे क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में तब हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन 3 है, एक तो है पहला ऑप्शन, एक है हमारा सेकेंड लास्ट, और एक है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आता है? जो क्रोमोप्लास्ट है अगर वो क्लोरोफिल में बदल जाएगा, अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाएगा तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो फल है उसका रंग हरा होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं मोस्टली जब फल पक जाता है तो वो हरे से पीला या लाल होता है। तो कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। नेक्स्ट कह रहा है जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, यही हम कह रहे हैं। पहले हरा था, हरे का मतलब है क्लोरोफिल, क्योंकि हम उसे हरित लवक कह रहे हैं, क्या होता है? हरा रंग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? जो हरे रंग से क्रोमोप्लास्ट, यानी कि अब लाल और पीला ये जो सारे रंग आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। आंसर सही कौन होगा हमारा? यहाँ पे क्या आता है? जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे जो फल है उसका रंग बदल जाता है, और सिर्फ रंग नहीं बदलता, यहाँ पे सिर्फ रंग ही नहीं बदलता है बल्कि रंग, स्वाद और गंध, तीनों चीजें यहाँ पे क्या होती हैं? बदल जाती हैं।
क्या होगा यहाँ पे, रंग के साथ साथ स्वाद बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे फल पकने वाला होता है वो मीठा होता चला जाता है, उसकी गंध भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा उसकी जो स्मेल होती है उससे ही पता चल जाता है कि फल यहाँ पे पक गया है। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द फिनोमिनॉन वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि वो घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। आपको कहा गया है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने एक सेल को डाला और वो सेल कैसी हो गई है, श्रिंक हो गई है। आपको क्या बताया गया है, हमारे पास ये क्या है, एक सेल है। अब सेल को हमने क्या किया, एक मीडियम में डाला, यहाँ सेल है, कैसा मीडियम है, हाइपरटोनिक मीडियम है। और हमें क्या देखने को मिला कि इस मीडियम में कुछ टाइम बाद जो सेल है वो इस प्रकार से यहाँ पे श्रिंक हो गई है, यानी कि सिकुड़ गई है। हमने जब पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में हम बात कर रहे थे, और क्या पढ़ा था हमने ऑस्मोसिस में, हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे सेल के अंदर और बाहर गैसेस का मूवमेंट होता है तो हम कह रहे थे डिफ्यूजन यानी कि विसरण। जब हम बात कर रहे थे कि सेल के अंदर और बाहर पानी का मूवमेंट होता है तब हम कह रहे थे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कैसे होगा, जो पानी है, पानी का जो विसरण है एक अलग प्रकार का विसरण होता है, जिसमें क्या होगा, जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, स्रावित होगा। लेकिन कैसी मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। क्या बात की, ये जो मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो यहाँ पे क्या था, जो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था वो बहुत ज़्यादा था। क्या बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, यानी कि इसमें जो विलेय है वो ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, विलायक के कंपैरिजन में। हमने पढ़ा था विलियन के बारे में, हमने कहा जो विलियन है यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ से मिलके बना होता है। पहले हमने कहा विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब यहाँ पे जो चीज घुल रही है, दो चीजों से मिलके क्या बन रहा है, एक विलयन बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो जो चीज घुल रही है उसे हम विलेय कह रहे हैं, और विलेय हमेशा कम मात्रा में हो रहा है, कम मात्रा में होता है। और जिस चीज में घुल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक कह रहे हैं, वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है। तो विलायक का काम क्या है, ये घुलाने का काम है। और ज्यादातर अगर विलायक को हम देखते तो हम कहते हैं पानी क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में पानी ही विलायक होता है। ये बात क्लियर है। तो अगर हम पानी में कोई भी चीज घोल रहे हैं तो आपने देखा होगा पानी अधिक मात्रा में होता है, जिस चीज को हम घोल रहे हैं वो कम मात्रा में होती है, उसे हम विलेय कह रहे हैं। अब हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया कि उसमें क्या था, जो विलेय की मात्रा थी वो अधिक हो गई थी और जो यहाँ पे विलायक था वो कम था। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है सेल के कंपैरिजन में। हमने कहा सेल के अंदर यहाँ पे जो विलायक था या फिर जो पानी का अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ज्यादा H2O है, और यहाँ पे क्या है, कम H2O है। इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या बोला था, हमने कहा जब भी अगर चाहे हम डिफ्यूजन की बात करें चाहे हम ऑस्मोसिस की बात करें, हमने कहा यहाँ पे जो विसरण होगा, जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में यहाँ पे होता है। तो क्या होगा, जो हाई कंसेंट्रेशन कहाँ पे है, सेल के अंदर है, तो डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, सेल से बाहर की ओर यहाँ पे होगा। इस प्रकार से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि पानी को क्या करना है, लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पे जाना है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सेल सिकुड़ गई, क्योंकि सेल के अंदर का जो पानी था वो बाहर यहाँ पे निकल गया है। अब ये चीज हमने पढ़ी है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, हमने कहा फ्रंटोलाइसिस है, दूसरा प्लाज्मोलाइसिस है, तीसरा एसिडोलाइसिस है, चौथा एलोलाइसिस है, और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। सेकंड ऑप्शन आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोलाइसिस।
जो सेल का सिकुड़ना है वो प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस में, जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, उसके बीच में गैप यहाँ पे आ जाता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, सेल के सिकुड़ने को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे कहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी डैश को कोशिका की मुद्रा कहा जाता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यहाँ पे कहा जाता है। ऊर्जा मुद्रा से क्या बात है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है सेल की और यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी की। तो सेल में एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए हमने क्या कहा, जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ऊर्जा कहाँ पे बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। ठीक है, किसके फलस्वरूप बनती है, क्योंकि यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। और क्या होता है श्वसन की प्रक्रिया में, हमने कहा ये एक सेल है, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बनता है, ऊर्जा में परिवर्तित होगा और यहाँ पे CO2 बनेगी। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे हो रहा है। ग्लूकोज टूटेगा यहाँ पे एनर्जी में और CO2 में, और ये प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। अब आपसे पूछा गया है कि जो एनर्जी करेंसी है सेल की वो किसे कहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले बात की गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER की। तो ER क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली है और दो प्रकार के ER की हमने बात की है, SER और RER, दो प्रकार की हमने बात की है। और हमने कहा है अगर हम RER की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बनेगा, और SER की बात करें तो यहाँ पे फैट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है। आपको क्या करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात की जा रही है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास है ATP, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट है नन ऑफ द अबव। अब हमें ये देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, ऊर्जा मुद्रा हम नहीं कह सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो हट गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा के रूप में नहीं जानी जाती। ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए हम ये भी हटा लेंगे। नेक्स्ट हमने बात की है ER की यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये भी हट जाता है। ऑप्शन सही हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ATP। ATP को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी करेंसी कहते हैं। और इसी के साथ आपको क्या याद रखना है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, जो ATP है वो क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये जो फुल फॉर्म है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें हमसे पूछा गया है डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब पावर का मतलब यहाँ पे है एनर्जी से, और एनर्जी का प्रोडक्शन अभी हमने देखा कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो क्लास आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करते चले जाना है। आपकी बुक में पीछे क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो पोर्शन है उससे हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।